नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विभूति नारायण राय जी द्वारा घर उपन्यास का 6वां अध्याय। बगल के कमरे में कुछ खटपट सुनाई देने लगी। शायद मुंशी जी खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। विनोद को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मुंशी जी चले जाएं तो खाना खाकर बाहर निकले या बिना खाए ही निकल जाए, फिर दोपहर में आकर खाना खाए। अभी भूख भी नहीं थी। इसी ऊह पोह में कुछ देर खड़ा रहा, फिर चारपाई छोड़कर खड़ा हो गया। लेकिन उसकी पैंट तो बगल वाले कमरे में थी जिसमें मुंशी जी खाना खा रहे थे, और फिर वह चारपाई पर लेट गया। लेटे लेटे ऊँघने लगा और फिर पता नहीं कब सो गया। करीब 12 बजे दिन में राजकुमारी ने उसे जगाया। आंगन की धूप केवल दरवाजे तक सिमट कर रह गई थी। नल के आसपास का क्षेत्र धूप की परिधि से बाहर निकल गया था, लिहाजा उसने ना नहाने का फैसला किया। राजकुमारी से उसने खाना परोसने को कहा और खुद नल के नीचे हाथ मुंह धोने चला गया। जाड़े में दिन में सोने से उसका पूरा बदन टूट रहा था। हाथ मुंह धोकर वह अपने कमरे में आया और चुपचाप खाने का इंतजार करने लगा। राजकुमारी खाने की थाली लेकर आई और मेज पर पड़ी किताबें कॉपियों को एक तरफ हटाकर रख गई। विनोद को एकदम भूख नहीं थी, फिर भी उसे खाना तो खाना ही था। उसने चुपचाप खाना खाया और थाली उठाकर नल के नीचे रख दी। खाना खाते खाते उसने फैसला कर लिया था कि जिस दुकान के लिए सवेरे सेल्समैन का विज्ञापन उसने पढ़ा था उस तक वो आएगा। हो सकता है अभी तक कोई उस विज्ञापन के उत्तर में वहां ना पहुंचा हो और उसका पहले पहुंचना काम कर जाए। अगर मुंशी जी के चक्कर में पड़ा तो क्या पता कितनी देर हो जाए, क्योंकि आजकल मुंशी जी से तो कई कई दिन तक कोई बात नहीं हो पाती है। हाथ धोकर वह कमरे में पहुंचा और एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र लिखा। फिर कपड़े बदलकर उसने प्रार्थना पत्र पैंट की जेब में तह करके रखा और घर से बाहर निकल आया। विनोद सीधे उसी दुकान की तरफ जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में सीताराम की दुकान पर रुक गया। विज्ञापन पे कोई निश्चित अवधि प्रार्थना पत्र देने के लिए निर्धारित थी नहीं, अतः उसे घर पर जो शीघ्रता का भाव महसूस हो रहा था वह अब मर चुका था। सबसे पहले या दूसरे नंबर पर पहुंचकर क्या होगा? नौकरी देते समय मालिक निश्चित रूप से दूसरी बातों को मद्देनजर रखेगा। उसने अपने मन को दिलासा दिया कि शाम को उधर ही ट्यूशन पढ़ाने जाना है, लौटते समय दे आएगा। दरअसल वह शुरू से ही शर्मीला रहा है और पिछले कुछ दिनों से यह शर्मीलापन आत्मविश्वासहीनता से जुड़कर उसे कुछ ज्यादा ही परेशानी में डालने लगा है। कई बार ऐसा हुआ कि वह जेब में प्रार्थना पत्र डाले किसी दुकान या मकान के चारों तरफ घुमाए और फिर कागज जेब में ही रखे चुपचाप वापस चला आया है। दिन का वक्त होने के कारण सीताराम की दुकान पर नियमित बैठने वालों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे भी दुकान कुछ ज्यादा खाली नजर आ रही थी। सीताराम एक किनारे पर बैठा ऊँघ रहा था। लड़का भी सवेरे से काम करते करते थक गया था। विनोद के मन में आया कि चलकर सीताराम के पास बैठकर बतियाए, लेकिन फिर कुछ देर सोचकर रुक गया। पिछले 2 महीने से इसने सीताराम के पैसे नहीं चुकाए थे। हालांकि उसे पता था कि सीताराम कुछ कहेगा नहीं, फिर भी उसे ही खुद झिझक लगती थी। पिछले महीने उसका दूसरा ट्यूशन छूट गया था और जाड़े की तैयारी में उसने फुटपाथ पर तिब्बती से आधी भांग का स्वेटर खरीद लिया था, इसलिए उसका हिसाब गड़बड़ हो गया था। नहीं तो सीताराम का बकाया हमेशा समय से चुका देता था। सीताराम भी इसे जानता था, इसी कारण किसी महीने में देर हो जाने पर कुछ कहता नहीं था, पर उसके ना कहने पर भी विनोद को उसका हिसाब बोझ लगता था। वह दुकान के भीतर ना जाकर बाहर पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। अखबार का एक पेज हवा में उड़कर जमीन पर गिर गया था। उसने उसे उठाकर पढ़ने की कोशिश की और जल्दी ही उसका ध्यान वहां से उचट गया। वह सामने देखने लगा। उसकी गली और शंकर की दुकान सामने दिखाई दे रही थी। अचानक उसने देखा राजकुमारी गली से निकलकर शंकर की दुकान की तरफ जा रही थी। उसका मन शर्म और शोभ से भर गया। कुछ ना कर पाने के एहसास से वह तिल मिलाने लगा। मोहल्ले में शंकर ही एक ऐसा प्राणी था जिससे विनोद सबसे ज्यादा चिढ़ता था। कई बार ऐसा हुआ है कि सीताराम की चाय की दुकान पर बैठे बैठे उसने राजकुमारी को उसकी दुकान में सौदा लेने जाते देखा था। अगर कभी भी राजकुमारी को बाहर निकलने में देर होती तो वहां बैठे बैठे उसका माथे कीने से फड़कने लगती। उसे लगता कि दुकान पर बैठा हर आदमी शंकर की दुकान की तरफ देख रहा है और राजकुमारी के अंदर घुसने और बाहर निकलने के समय के अंतर को अर्थपूर्ण ढंग से ले रहा है। उसे मुंशी जी पर गुस्सा आता है कि आखिर क्यों राजकुमारी को सौदा लाने शंकर की दुकान पर भेजते हैं, उससे या पप्पू से क्यों नहीं कहते। लेकिन यह गुस्सा क्षणिक आवेश की तरह दब जाता था, क्योंकि उसे पता था कि शंकर उसे या पप्पू को उधार कभी नहीं देगा। शंकर का लड़का कार्तिकेय विनोद का सहपाठी रह चुका है, लेकिन दोनों के बीच भी कोई खास संबंध नहीं रहा है।
और अब तो पिछले दिनों से दुआ सलाम जैसा रिश्ता भी नहीं है। जिस तरह मोहल्ले के सारे परिवार उसके चंगुल में थे, उसी तरह विनोद का परिवार भी था। सभी लोग जानते बूझते लूट रहे थे। केवल एक बार वर्मा बाबू ने उसकी लूट का विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन शंकर और कार्तिकेय ने बुरी तरह से जलील किया था। यही सीताराम की दुकान पर बैठे बैठे उसने यह सब देखा था। वर्मा बाबू का लड़का उसका और कार्तिकेय का अब सहपाठी रह चुका था, लेकिन उससे यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन वह तो अपने बाप से भी आगे बढ़कर अपने कुर्ते की बाहें चढ़ाकर उन्हें गालियां देता रहा। मोहल्ले के लड़के कई दिनों तक उम्मीद करते रहे कि वर्मा बाबू का लड़का शायद विश्वविद्यालय से कुछ लड़कों को लाकर इसका बदला ले, लेकिन कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ तो निराश हो गए। अगर किसी दिन शंकर या कार्तिक या मुंशी जी को दुकान से धकेलकर गाली देने लगे तो विनोद क्या करेगा? इस प्रश्न से विनोद को हमेशा घबराहट होती। उसने झेप कर इधर उधर देखा, किसी ने उसके मन का प्रश्न पढ़ा तो नहीं, लेकिन चाय पीने या अखबार पढ़ने में सब लोग व्यस्त थे। उसने आश्वस्त महसूस किया। ज्यादा आश्वस्ति उसे तब महसूस हुई जब उसने राजकुमारी को शंकर की दुकान से निकलकर घर की तरफ वापस जाते देखा। इस बीच में लड़का उसके सामने चाय का प्याला रख गया। वह आंखों में खालीपन का भाव लिए चाय का प्याला देखता रहा, फिर धीरे धीरे चाय पीना शुरू किया। चाय ठंडी और बेस्वाद थी। पता नहीं उसे लग रहा था या काफी देर से रखे रहने के कारण चाय सचमुच ऐसी हो गई थी। वह चुपचाप चाय पीता रहा। जल्दी ही खत्म हो गई। अभी उसे के पास करीब 3 घंटे बचे थे। 3 घंटे वह आराम से सीताराम की दुकान पर बिता सकता था, लेकिन दुकान पर सभी अपरिचित चेहरे थे और दिन में सोने से उसके चेहरे पर ऊब और उदासी की स्पष्ट परत झलक रही थी। वह दुकान से निरदृश्य उठ खड़ा हुआ। सीताराम की दुकान के ठीक सामने पार्क था, जहां जाड़े की धूप सेकने को मोहल्ले के कुछ रिटायर्ड लोग और कुछ लड़के इधर उधर बैठे थे। वह भी थोड़ी देर पार्क में बैठेगा। पार्क की रेलिंग से लगकर वह खड़ा हो गया। अचानक पार्क में बैठने का इरादा उसने बदल लिया। सामने वाले कोने में पप्पू लेटा हुआ था। उसके इर्द गिर्द कुछ बड़ी उम्र के लड़के बैठे हुए ताश खेल रहे थे। लगता है पप्पू ताश खेलते खेलते सो गया था। उसके साथ वाले उससे उम्र में इतने बड़े लग रहे थे कि पप्पू उनके साथ इस समय काफी असहज लग रहा था। विनोद ने गौर से उन लड़कों को देखा। उनमें से किसी का नाम वह नहीं जानता था, लेकिन अक्सर उनके मोहल्ले में यह चेहरे दिखाई देते। जरूर वे मोहल्ले के या आसपास के ही होंगे। किसी का चेहरा विनोद को अच्छा नहीं लगा। लेटे हुए पप्पू ने सीधी आंखों में पड़ रही किरणों से बचने के लिए अपनी बाहें आंखों पर रख ली थी। उससे उसका चेहरा छुप गया था। विनोद को उस पर तरस आया। पता नहीं अब तक उसने खाना खाया है या नहीं। उसने सोचा पप्पू को उठाकर खाना खाने के लिए घर भेज दे। इसी बीच पप्पू के बदन ने हल्की सी हरकत की। विनोद को लगा कि वह आंखों पर से हाथ हटाकर उठाना चाहता हो। हड़बड़ाकर वह रेलिंग पर से हट गया और सीताराम की दुकान की तरफ बढ़ गया। सीताराम की दुकान पर उसने फिर से 1 कप चाय का ऑर्डर दिया। चाय पी और उठ खड़ा हुआ। ट्यूशन पढ़ाने उसे जिस जगह जाना था उसी के पास वह दुकान थी जहां उसे प्रार्थना पत्र देना था। उसने जेब में हाथ डालकर दरखास्त की मौजूदगी की महसूस की और चल पड़ा। दुकान ज़्यादा दूर थी नहीं, वह जल्दी ही वहां पहुंच गया। दुकान जर्नल मर्चेंट की थी, काफ़ी बड़ी थी और दिन होने की वजह से इस समय खाली थी। काउंटर पर एक सुदर्शन सा युवक काफ़ी नफीस कपड़ों में बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। विनोद ने अंदाज लगाया कि यही मालिक होगा। मौक़ों पर जिस झिझक का शिकार विनोद हो जाता था वही उस पर फिर से हावी हो गई। उसने उस दुकान के सामने पान की दुकान पर खड़े होकर पान खाया। वहाँ थोड़ी देर तक खड़े खड़े दुकान के अंदर का मुआयना किया। उसके आसपास 2 चक्कर लगाए। एक बार सीढ़ियों पर चढ़ भी गया और लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि निर्दृश्य घूमने से पान वाले और 2-4 लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। प्रार्थना पत्र तो डाक से भी भेज सकता है, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। अभी सिर्फ 2 बजे थे। अभी से ट्यूशन के लिए पहुंचना ठीक नहीं है, इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन फिर इरादा बदलकर वहीं चला गया। बच्चे कहीं बाहर खेल रहे थे। उसके पहुंचने पर उन्हें बुलाया। बेमन से उन्हें पढ़ाता रहा। आजकल उसके पास सिर्फ एक यही ट्यूशन थी जिसमें से वह 2 बच्चों को 1 घंटे पढ़ाता था। पहले उसके पास 2 से 3 तक ट्यूशन हुआ करते थे। बिना मुंशी जी को बताए वह पिछले कई सालों से ट्यूशन कर रहा था। शुरू में उसने अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्यूशन करना शुरू कर दिया था। बाद में कपड़े लत्ते से लेकर लगभग सारी ज़रूरतें वह इसी तरह पूरी करने लगा था। उसे पता था कि मुंशी जी को उसके ट्यूशनों के बारे में पता था, लेकिन बाप बेटों में इसको लेकर कभी बात नहीं हुई।
ट्यूशन खत्म करके वह निरुद्देश्य घूमता घामता रहा और फिर काफ़ी देर तक सीताराम की दुकान पर बैठा रहा। वहाँ उसे कुछ ऐसे सहपाठी मिल गए जिनसे वह बरसों बाद मिल रहा था। उनसे उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो पता नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। जाड़े में वैसे भी अंधेरा कुछ जल्दी हो जाता है। विनोद उस समय बुरी तरह चौंका जब यकायक मुंशी जी ने आकर उसे पुकारा। वे सड़क के दूसरी तरफ खड़े थे। हड़बड़ाता हुआ विनोद उधर को लपका। इसके बाद मुंशी जी और त्रिवेणी के साथ बिताए गए चंद घंटों ने उसे पूरी तरह से झकझोर डाला। और जब कई घंटों बाद एक बार फिर वह वापस सीताराम की दुकान पर आया, तब इस लायक हो सका था कि शांतचित्त होकर पूरे घटनाक्रम का पुनः निर्माण कर सके। त्रिवेणी को गली के मोड़ पर छोड़कर विनोद घर की ओर वापस लौटा। तब बला की सर्दी पड़ रही थी। उसने मफलर से अपने कान ढक लिए थे और दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर सर्दी का मुकाबला करने का असफल प्रयास कर रहा था। सर्दी सूती कमीज और आधे बांह के स्वेटर से छनकर उसकी छाती तक पहुंच रही थी और उसकी हड्डियों को भेदती हुई पोर पोर में समा रही थी। इस साल का दिसंबर इतना सर्द क्यों है, उसने सोचा। भट्टी के पास खड़ा लड़का अपने ठंडे हाथों को भट्टी पर सेककर गरमाने का प्रयास कर रहा था। विनोद ने अचानक अपना फैसला बदला और दुकान की तरफ बढ़ चला। अभी घर जाकर करेगा भी क्या, आज नींद तो आएगी नहीं। शाम से घटनाक्रम कुछ इतनी तेजी से घटित हुआ था कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब जब थकान और ठंड ने उसकी सोचने की शक्ति को पूरी तरह से कूंद कर डाला, सीताराम की दुकान पर भट्टी के नज़दीक सटकर बैठने और गर्म चाय पीने से ही सोचा जा सकता है। तब वह फिर से संतुलित ढंग से सोचने लायक हो सके और अपने फैसले पर एक बार फिर से पुनः विचार कर सके। हालांकि वह जानता था कि मुंशी जी के सामने नहीं कहने भर का साहस उसमें नहीं है। मुंशी जी क्या खुद के सामने भी नहीं कहने का साहस उसमें कहाँ बचा है। फिर भी एक बार निश्चित होकर कहीं बैठने और शाम से रात तक के घटनाक्रम पर सोचने में हर्ज ही क्या है। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। सीताराम अंदर कुर्सी पर बैठा रेज ग्यारी गिन रहा था। भट्टी लगभग बुझ गई थी, लेकिन अभी भी उसमें कुछ आंच बाकी थी। लड़का बचे कुचे बर्तन धोकर उसी आंच से अपने हाथ गरमाने की कोशिश कर रहा था। विनोद को देखकर सीताराम आत्मीय ढंग से मुस्कुराया। दरअसल विनोद के दिन भर का इतना बड़ा हिस्सा इस दुकान पर बीतता है कि वह सीताराम के लिए ग्राहक से ज्यादा हैसियत रखता है। लड़के ने बुझे मन से पैन में चाय का पानी चढ़ा दिया। उसका गिरा चेहरा देखकर एक बार विनोद का मन हुआ कि वह उसे मना कर दे और थोड़ी देर आग ताप कर वापस लौट जाए, लेकिन ठंड में गर्मा गर्म चाय पीने का मोह ज्यादा प्रबल निकला और वह चुपचाप लड़के को चाय का पानी चढ़ाते देखता रहा। उसने अंदर से एक कुर्सी ली और भट्टी के पास खींचकर बैठ गया। भट्टी में काफी कमजोर आंच थी और पैन दोबारा 3/4 जगह घेर लेने के बाद बहुत कम जगह बची थी जहां से विनोद को थोड़ी बहुत गर्मी मिल सकती थी, लेकिन इसके बावजूद विनोद को भट्टी से सटकर बैठने में सुख मिला। उसने अपने हाथ भट्टी से एकदम सटा लिए। दुकान के खुले पल्लों से साए साए करती हवा अंदर आ रही थी। विनोद ने इशारा किया और लड़के ने दोनों पल्ले भेड़ दिए। अब किसी और ग्राहक आने की उम्मीद थी नहीं, इसलिए सीताराम ने एक बार रेजगारी के ढेर से सिर उठाकर देखा और फिर गिनने में मशगूल हो गया। दरवाजे बंद हो जाने से दुकान के अंदर कुछ गर्माहट आ गई। अंदर बेतरतीबी से मेजें और कुर्सियां पड़ी थी। दिन भर एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने वाला अखबार चीथड़े की शक्ल अख्तियार कर चुका था। विनोद ने लड़के से अखबार मंगाया और एक बार फिर से उसे उलट पुलट कर पढ़ने की कोशिश करने लगा। इस अखबार को वह दिन में कई बार पढ़ चुका था। इस समय उसकी आंखें अखबार पर रेंग रही थी, लेकिन दिमाग वह कहीं और था। आज शाम को इसी दुकान से मुंशी जी उसे पकड़कर ले गए थे। जिस समय उन्होंने विनोद को यहाँ ढूंढ निकाला, उनके चेहरे पर जल्लाहट के भाव एकदम स्पष्ट थे। जाहिर था कि वे काफ़ी देर से उसे ढूंढ रहे हैं और उसके चक्कर में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। मुंशी जी को विनोद के इस अड्डे का पता नहीं था जो पिछले कई महीने से उसके बैठने की मुख्य जगह थी। पिछले कुछ सालों में मुंशी जी विनोद के बारे में जानते भी कितना है। उनका शाम को इस तरह उसे ढूंढते हुए आ निकलना विनोद के लिए काफ़ी अप्रत्याशित था। जरूर कोई खास बात होगी। उसके दिमाग में अनिष्ट की आशंका कौंधी और चुपचाप उठकर उनके साथ हो लिया। थोड़ा आगे निकल जाने पर अपनी आवाज़ की कड़वाहट के बिना मुंशी जी ने बताया कि त्रिवेणी से उसके मिलने उसके घर चलना है। इसके बाद विनोद को और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ी। यह वही पुराना अपमान और तकलीफ से भरा चक्कर था जिसने विनोद को बुरी तरह से तोड़ डाला था।
हालांकि त्रिवेणी के साथ साथ अभी तक कहीं नहीं जाने का मौका आया था, लेकिन मुंशी जी के कई पुराने शिष्यों के साथ, टहलने वाले बाबुओं के साथ ना जाने कितनी बार वह इसी चक्कर में कितने दफ्तरों और बंगलों का चक्कर लगा चुका था। हर बार मोह भंग के एक ही जैसे यातनाजनक दौर से गुजरना पड़ता। शुरू शुरू में इस तरह के अभियान की शुरुआत रोमांच और उत्तेजना से भरपूर होती। मुंशी जी उसे एक आध दिन पहले ही बता देते, फिर शुरू होता तैयारी का दौर। रात रात भर जागकर वह दूसरे दिन किसी इंटरव्यू बोर्ड का या आला साहब द्वारा पूछे जाने वाले काल्पनिक सवालों के उत्तर सोचता। मुंशी जी की अनुपस्थिति में शीशे की दीवार पर कील से टंगकर उत्तरों को बोलने का अभ्यास करता। मुस्कुराने, सिर हिलाने या कंधे उचकाने की जगह निर्धारित करता। दूसरे दिन के लिए पैंट कमीज धोता और राजकुमारी के हाथों बिन्नी के यहाँ प्रेस के लिए भेजता। चलते समय मुंशी जी की नजरें बचाकर रास्ते भर पान की दुकानों पर लगे शीशों में अपना चेहरा निहारता। लौटते समय आशा निराशा की मिश्रित भावना हृदय में होती। कई दिन तक वह मुंशी जी से परिणाम की प्रतीक्षा करता। उत्सुक मुंशी जी कभी उसे लेकर कहीं अकेले दफ्तर या बंगले के चक्कर लगाते, कहीं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दिया जाता कि जिस नौकरी के लिए विनोद ने इंटरव्यू दिया है वह किसी दूसरे को दे दी गई है। यहाँ कई बार किसी जगह पे महीनों दौड़ना पड़ता। धीरे धीरे सब कुछ यंत्रवत होता गया। किसी दफ्तर या बंगले तक जाने की सूचना को विनोद बिना किसी अतिरिक्त दिलचस्पी के लेने लगा। हालांकि मुंशी जी अब भी अपना उत्साह छिपा नहीं पाते, लेकिन विनोद को अब ज़्यादा उत्तेजना नहीं होती। पिछले अनुभवों ने उसे अब अधिक चतुर बना दिया है। इंटरव्यू के दौरान पूछे गए प्रश्नों एवं दोबारा दिए गए उत्तरों को मुंशी जी को बताने में अब उसे कोई मजा नहीं आता। मुंशी जी बार बार पूछते तो हाँ हूँ करके टाल जाता। बहुत हुआ तो एक आध प्रश्न बता देता। उसकी तटस्थता देखकर मुंशी जी पहले की तरह उसके उत्तरों पर झुंझलाते नहीं और ना ही अपनी तरफ से उनमें संशोधन करते। आज शाम को जब मुंशी जी उसे लेकर त्रिवेणी के घर के लिए चल पड़े, उसके मन में कोई भाव नहीं था। वह चुपचाप उनके साथ घिसटता हुआ चला गया था। त्रिवेणी घर पर ही मिल गया। वह उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा था। वे निर्धारित समय से देर में पहुंचे थे और साहब शाम को क्लब चला जाता था, लिहाजा बिना समय गंवाए उसके बंगले के लिए रवाना हो गए। बंगले से थोड़ा पहले उन्होंने रिक्शा छोड़ दिया। मुंशी जी ने त्रिवेणी को पैसा नहीं देने दिया, खुद ही रिक्शे वाले को पैसा देने लगे। पैसे देते समय अतिरिक्त लापरवाही का भाव चेहरे पर लिए मुंशी जी विनोद को काफी दयनीय लगे। उसे पता है आज मुंशी जी को पेंशन मिली थी, फिर भी उनके लिए रिक्शे वाले को 1.5 रुपया देना कितना मायने रखता है। इसे त्रिवेणी भले ना जानता हो, लेकिन विनोद को पता था। हालांकि उसकी जेब में भी ट्यूशन से मिले कुछ पैसे थे, लेकिन बाप बेटे के बीच झिझक थी जो दीवार बन के खड़ी थी। उसने विनोद को जेब में हाथ डालने से रोक दिया। फाटक के बाहर एक जीप खड़ी थी। इसका मतलब साहब बंगले के अंदर मौजूद था। बरामदे में एक चपरासी खड़ा था। त्रिवेणी ने उन दोनों को फाटक के बाहर खड़ा कर दिया और खुद अंदर जाकर चपरासी से कुछ बातें की। चपरासी अंदर चला गया और त्रिवेणी ने हाथ का इंतजार करने के लिए कहा। इस बीच त्रिवेणी मुंशी जी को साहब के बारे में बताता रहा। विनोद मानसिक रूप से पूरी तरह अनुपस्थित था। त्रिवेणी के मुंह से निकले हुए वाक्यों से उसकी जानकारी में महज इतनी वृद्धि हुई कि साहब बहुत शरीफ आदमी है और त्रिवेणी को बहुत मानता है। उनका काम हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुंशी जी उत्सुकता से त्रिवेणी की बातें सुन रहे थे। उन्होंने भी इस साहब की शराफत के बारे में लोगों से सुना था, जिसे वे त्रिवेणी के वाक्यों को बीच बीच में उद्धत करते जा रहे थे। उन्हें ज्यादा देर बाहर इंतजार न करना पड़ा। साहब बैडमिंटन का बल्ला लिए बाहर निकले और उड़ती नजर लॉन पर डालते हुए फाटक की तरफ बढ़े। त्रिवेणी तेजी से उनके पीछे पीछे लपका। विनोद और मुंशी जी वहीं लॉन में खड़े रहे। साहब के जीप पर बैठते बैठते त्रिवेणी उनके पास पहुंच गया। दोनों थोड़ी देर तक बातें करते रहे। त्रिवेणी ने एक आध बार लॉन की तरफ हाथ उठा करके इशारा किया, जिससे यह लगता था कि उनके बारे में ही बातचीत हो रही है। मुंशी जी और विनोद खामोशी से फाटक की तरफ देख रहे थे। विनोद पूरी तरह से तटस्थ था और मुंशी जी जरूरत से ज्यादा विहल। पता नहीं क्यों विनोद को आज का घटनाक्रम पहले दोहराए गए नाटकों से कुछ भिन्न नहीं लग रहा था, और पता नहीं क्यों मुंशी जी को आज पहले के किसी भी प्रयास से ज्यादा आश्वस्ति महसूस हो रही थी। साहब की त्रिवेणी से बातचीत कुछ ज्यादा लंबी खिंच रही थी। दूर से विनोद को साहब के चेहरे पर साफ साफ ऊब और जल्दी छुटकारा ना मिल पाने की परेशानी भाव दिखाई दे रहा था। वह 2-3 बार ड्राइवर को चलने का इशारा कर चुका था, लेकिन हर बार
त्रिवेणी अजीजी से ड्राइवर की तरफ रुकने का इशारा करता और कुछ कहने लगता। अंत में झल्लाकर साहब ने त्रिवेणी को कुछ कहा और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। जीप चली और त्रिवेणी वापस लॉन की तरफ मुड़ गया। विनोद ने निर्विकार भाव से एक नज़र मुंशी जी पर डाली। उनका चेहरा लटक गया था और निराशा की कालिक उस पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। विनोद को उनकी निरीहता पर तरस आया। त्रिवेणी जिन कदमों से उनकी तरफ आ रहा था उससे कोई निर्णय कर पाना मुश्किल था, लेकिन साहब ने जिस ढंग से ड्राइवर को चलने का आदेश दिया था उससे बाप बेटे के मन में किसी तरह की कोई आशा नहीं जगी।